जय हिंद डिफेंस लवर्स। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण भी है। ऐसी मिश्रित संस्कृति वाले देश के लिए सभी को साथ लेकर समृद्ध होना एक आश्चर्यजनक जीत है। यही कारण है कि भारत को अक्सर गुलदस्ता कहा जाता है। हालांकि जिस प्रकार गुलाब के भी अपने कांटे होते हैं, उसी प्रकार भारत को भी विभिन्न विद्रोहों के रूप में इन कांटों को झेलना पड़ता है। जब भी उग्रवाद का जिक्र होता है तो लोग अक्सर कश्मीर का जिक्र करते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी कम चर्चा का विषय है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज का इतिहास कश्मीर से भी पुराना है। कई इंसर्जेंसी से इन्फेक्टेड होने के बावजूद यह ध्यान रखना उचित है कि भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिसने इंसर्जेंसीज को सक्सेसफुली कंट्रोल और समाप्त किया है। इस वीडियो में हम असम के ULFA इंसर्जेंसी के बारे में बात करेंगे और इसे स्टेट द्वारा कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA ये एक मिलिट्री सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1979 में भारतीय राज्य असम में हुई थी। ULFA की स्थापना 7 अप्रैल 1979 को परेश बरुआ, राजीव राज कुनवार, गोपाल बरुआ, समीरन गोगोई, बुद्धेश्वर गोहेन और अन्य लोगों ने की थी। परेश बरुआ ULFA के एक प्रमुख लंबे समय से नेता रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसने शुरू में आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से एक इंडिपेंडेंट सोवरेन असम की स्थापना करने की मांग की थी। यह ऑर्गेनाइजेशन बमबारी, हत्या और जबरन वसूली सहित कई वॉयलेंट एक्टिविटीज में शामिल रहा है। ULFA की प्राइमरी ग्रीवियंसेस बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और आसाम के रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। 1985 के आसाम समझौते भारत सरकार और ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल आसाम गण संग्राम परिषद के बीच एक पीस एग्रीमेंट ने इन शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन चैलेंजेस तभी भी बने रहे। 1983 में नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN के संरक्षण में ULFA एक स्ट्रक्चर्ड इंसर्जेंसी ग्रुप के रूप में डेवलप होना शुरू हो गया था। NSCN एक फॉर्मिडेबल ग्रुप है जो नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। सितंबर 1984 में NSCN ने ULFA एक्टिविस्ट्स के पहले ग्रुप को ट्रेन किया था। मणिपुर के फॉर्मर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल VK नैयर के अनुसार NSCN द्वारा पेमेंट्स पर ULFA को ट्रेनिंग और वेपन्स उपलब्ध कराने की पुष्टि की गई थी। 15 अगस्त 1986 को स्थानीय कांग्रेस नेता नृपेंद्र दत्ता की हत्या ULFA को श्रेय दिए जाने वाले पहले महत्वपूर्ण हमलों में से एक थी। असम के तिनसुकिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान दत्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के साथ ULFA क्षेत्र में एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री फोर्स के रूप में उभरा था। इसने अपने सेपरेटिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का उपयोग करने की उसकी इच्छा का संकेत दिया था। तब से ग्रुप ने नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही ULFA आम जनता के बीच अपनी पब्लिक इमेज खोता जा रहा है। इसके अलावा ग्रुप तेजी से अपने ग्राउंड लेवल एक्टिविस्ट्स पर कंट्रोल खो रहा है, जिनका हिंसा और उग्रवाद के रास्ते से मोह भंग हो गया है। इसके पीछे प्रोमिनेंट रीजन ULFA एक्टिविस्ट्स में असंतोष का बढ़ता स्तर है। उनका आरोप है कि उनके नेता अब जनता से कटे हुए हैं और तानाशाह हो गए हैं। जनता से समर्थन की कमी, कमजोर मनोबल और आंतरिक फूट के कारण इसके एक्टिविस्ट ने बड़े पैमाने पर सरेंडर कर दिया है। ULFA को पहला बड़ा झटका 14 अगस्त 2000 को लगा था, जब वरिष्ठ नेता लोहित देवरी के नेतृत्व में 242 मेंबर्स ने गुवाहाटी में एक फंक्शन में आसाम के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सरेंडर कर दिया था। देवरी ने दावा किया कि ग्रुप अब एक टेररिस्ट और जबरन वसूली करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की ISI समेत विदेशी एजेंसियों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। ULFA के लिए एक अतिरिक्त झटका तब लगा जब असमीज लोगों ने UN ऑब्जर्वर्स की निगरानी में स्टेट में सोवरेनिटी पर वोट कराने की ग्रुप की मांग को खारिज कर दिया था। 1999 के लोकसभा चुनावों के बहिष्कार के ULFA के आह्वान के बावजूद स्टेट के 1.4 करोड़ वोटर्स में से लगभग 70% ने वोट किया था। ULFA ने लगातार देश की इलेक्टोरल प्रोसेस को स्वीकार करने या उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है।
और कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध की घोषणा भी की है। बहरहाल अधिकांश लोगों ने ग्रुप की मांग को खारिज करना जारी रखा है। जनता के घटते समर्थन ने ग्रुप को क्रिपल कर दिया है और इसे बड़े पैमाने पर सरेंडर भी करना पड़ रहा है। यूएलएफए के सरेंडर की प्रोसेस जारी रही है। इसके कई नेताओं और कैडर्स ने अलग अलग समय पर इंडियन ऑफिसर्स के सामने सरेंडर किया है। एक महत्वपूर्ण घटना दिसंबर 2009 में यूएलएफए चेयरमैन अरविंद राजखोवा का सरेंडर था। सरेंडर प्रोसेस में फॉर्मर मिलिटेंट्स को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में फिर से शामिल करने के लिए सरकार द्वारा रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स शामिल हैं। 1991 से 2005 के बीच लगभग 8,428 यूएलएफए मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। 2009 और 2018 के बीच यूएलएफए का पूरा नेतृत्व या तो पकड़ लिया गया या तो फिर सरेंडर कर दिया गया। दिसंबर 2023 में इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले यूएलएफए के प्रो टॉक्स फैक्शन द्वारा एक पीस एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। परिणाम स्वरूप 8,200 कैडर्स ने सरेंडर कर दिया। सभी डेजिग्नेटेड कैंप्स को खाली कर दिया गया और यूएलएफए को भंग कर दिया गया। इस एग्रीमेंट में 1.5 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल पैकेज शामिल था। इसमें नेशनल हाईवेज, न्यू ट्रेन्स और राज्य में एक IISER और एक IIM की स्थापना शामिल है। आज के समय में परेश बरुआ के नेतृत्व वाले यूएलएफए ग्रुप के केवल 200 मेंबर ही बचे हैं और वो भी म्यांमार में स्थित अपने शिविरों में एक्टिव हैं। तो चलिए अब हम इंडियन स्टेट के रोल और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए गए कुछ मेजर्स के बारे में भी जान लेते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस। गवर्नमेंट ने इंसर्जेंट ग्रुप्स का मुकाबला करने और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए विभिन्न सैन्य अभियान चलाए हैं। ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो जैसे ऑपरेशंस का एम मिलिटेंट एक्टिविटीज को बेअसर करना है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना फोकस रहा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार के लिए प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं। इंसर्जेंसी को कम करने और लोगों के दिलों को जीतने की गवर्नमेंट की पॉलिसी में डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को क्राउन ज्वेल माना जाता है। काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसीज। मिलिटेंट्स को हिंसा छोड़ने और समाज में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज जैसी नीतियां लागू की गई हैं। इसमें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करना शामिल है। बॉर्डर मैनेजमेंट। इलीगल इमिग्रेशन के बारे में कंसर्न्स को देखते हुए सरकार ने क्षेत्र में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने वाले की इश्यूज में से एक को एड्रेस करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने पर काम किया है। हाई विजिलेंस और म्यांमार सेना के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप कई हमलों को विफल किया गया है और इंसर्जेंट कैंप्स को नष्ट भी करा गया है। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फेंस लगाने की योजना की घोषणा भी की है। यह पहल आसाम में इंसर्जेंसी की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का हिस्सा रही है। लेकिन प्रोग्रेस के बावजूद चैलेंजेस कायम है और स्थिति डायनेमिक बनी हुई है। इंसर्जेंसीज पर अंकुश लगाने के मामले में भारत एक सफल कहानी रहा है। हार्ड मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की भारत की डुअल पॉलिसी ने बाकी की दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल स्थापित किया है। कुछ सुविधाओं से वंचित होने से अक्सर जनता में अविश्वास पैदा होता है। जनता का अविश्वास किसी भी इंसर्जेंट मूवमेंट के मूल कारणों में से एक हो सकता है। इसीलिए इंडियन स्टेट को अपनी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट एक और मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर कि बॉर्डरिंग स्टेट्स के मामले में। इसके अलावा भारत को संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी आगे बहुत लंबी सड़क बाकी है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।